तो इस टॉपिक को बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं या इस पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये टॉपिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी सारे टॉपिक्स, या कहें ये उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कम मेहनत में आप 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अगले 5 से 7 मिनट में इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन जेईई मेन में आए हुए हैं लगभग 5-7 PYQs भी हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सबसे पहले हम लोग देखें 4 तरह के होते हैं: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। अब ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इन चारों को पूरा हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे। जेईई मेन में जितने से हमारा काम हो जाए उतना चीज़ें हम लोग कवर करें। जैसे बात करें सिंपल डिस्टिलेशन की, तो इसका तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखेंगे, है ना। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है या वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, इनका हमें प्रैक्टिकल सेटअप देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब सिंपल डिस्टिलेशन डिटेल में समझेंगे तो हाँ, आपको ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है वो भी समझ आ जाएगा। फिर हम लोग इन चारों में क्या फ़र्क है थोड़ा थोड़ा उसको कवर करेंगे। तो यहाँ हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन को देखते हैं। ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको RBF भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसमें हमारा वो मिक्सचर है जिसको हमें सेपरेट करना है और यहाँ पर नीचे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 लिक्विड हैं, या एक लिक्विड है एक सॉलिड है, या 2 से ज़्यादा लिक्विड है। तो क्या होगा कि जब इसको हम लोग हीट करेंगे ना, तो सिंपल डिस्टिलेशन में जनरली 2 लिक्विड ही रहेगा, उनमें बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा। या एक सॉलिड होगा जो नॉन वोलेटाइल होगा, यानी कि वो हीट करने पे वेपर में नहीं जाएगा, और जो लिक्विड होगा वो चला जाएगा। तो यहाँ जब आप हीट करेंगे ना, तो मान लेते हैं 2 लिक्विड है, तो एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर चला गया वेपर बन के। अब जब ऊपर गया तो ऊपर इसे एक पाइप से इधर पास कराया गया। तो इधर जब पास कर रहा है तो यहाँ देखें 2 ट्यूब है, एक अंदर ट्यूब है और एक बाहर ट्यूब है। तो जो अंदर ट्यूब है उससे वेपर पास कर रहा है, और जो बाहर ट्यूब है उसमें वाटर डाला जा रहा है, ताकि ये वेपर जो है ये कंडेंस होके फिर लिक्विड बन के इधर सेपरेट हो जाए। तो फाइनली क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहाँ सेपरेट होके जमा हो जाएगा, ये रिसीवर कहते हैं इसको हम लोग, ये रिसीव कर लिया उसको लिक्विड फॉर्म में, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो इधर ही रह गया। तो बेसिकली दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि 2 जो लिक्विड हैं उनके बीच ठीक ठाक बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग ये मेथड यूज नहीं कर पाए। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर काफ़ी क्लोज है तो हाँ हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें। अगेन सेटअप क्या है कैसे है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जेईई के हिसाब से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्लोज है ना, क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है ना, आसपास है बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब के एग्जाम्पल्स, इसलिए एक स्लाइड में हमने इन सब के एग्जाम्पल्स बस लिख रखे हैं। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है, तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि उतने टेम्परेचर पर हो सकता है जो दूसरा सब्सटेंस है वो टूट ही जाए, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन ही हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखने की बजाय वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है, वो आसानी से वेपर में चला जाता है, कम टेम्परेचर पर ही वेपर में चला जाता है। तो हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन भी है। स्टीम डिस्टिलेशन के केस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन में हमने डायरेक्ट आग से गर्म किया, तो डायरेक्ट आग से गर्म करने पे हो सकता है कई चीज़ें एक्सप्लोसिव हो, उसमें धमाका हो जाए। तो वहाँ पर हम लोग आग से हीट करना प्रीफर नहीं करते, वहाँ पर हम लोग स्टीम यूज करते हैं। वाटर जो है उसको पहले गर्म करते हैं, वहाँ से स्टीम जनरेट करते हैं और उस स्टीम को यूज करते हैं जो हमारा मिक्सचर है उसको हीट करने के लिए। जनरली जहाँ स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं उसका नेचर स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। स्टीम वोलेटाइल कहने का मतलब ये है कि स्टीम के हीट से ही वो वेपर बन जाए, तो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और साथ ही साथ वाटर इमिसिबल होना चाहिए। यहाँ से भी जेईई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाटर इमिसिबल भी होना चाहिए। तो स्टीम डिस्टिलेशन किनका करेंगे, जो स्टीम वोलेटाइल और वाटर इमिसिबल हो। तो बेसिकली इन चारों में फर्क क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, और सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनके एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को बार बार जेईई ने पूछा है। अब देखें, सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोग क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को डिफरेंशिएट करते हैं। कई बार जेईई ने पूछ रखा है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सिंपल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अच्छा खासा है, 61 डिग्री सेल्सियस है क्लोरोफॉर्म का और 184 डिग्री सेल्सियस है एनिलीन का। इसके अलावा बेंजीन और एनिलीन, ये जेईई ने पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है, यहाँ भी ठीक ठाक डिफरेंस है।
इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो आपने जूनियर क्लासेज में भी पढ़ा होगा, पेट्रोलियम, कोल tar, क्रूड ऑयल, ये सब जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, मिथेनॉल एसीटोन या फिर बेंजीन टोलुइन। अब बेंजीन टोलुइन में केवल CH2 का फर्क है, थोड़ा सा मोलिकुलर मास बढ़ गया है, तो माइन्यूट चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में। तो इन सब जगहों पर क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल जेई ने ये एग्जाम्पल तो पूछा ही पूछा है, वह अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन से जो सेपरेट करते हैं वो है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई। ये सोप इंडस्ट्री में ऐसा किया जाता है कि ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से सेपरेट करना है तो हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन के दो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनिलीन प्लस वाटर। कई बार तो ऐसे ऑप्शन है कि अगर आप केवल ये पहचान लिए तो आपका आंसर आ जाता है, तो ये महा इंपॉर्टेंट यहाँ भी लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीन प्लस वाटर जो है वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ देखें लिखा हुआ भी है कि स्टीम डिस्टिलेशन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ स्टीम वोलेटाइल चीजें हो और साथ ही साथ वाटर इमिसिबल चीजें हो। तो यहाँ पर क्या क्या आपको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन हर हाल में याद रखना है, एनिलीन प्लस वाटर हर हाल में याद रखना है, ग्लिसरॉल स्पेंट लाई हर हाल में याद रखना है। बाकी भी याद आप रख सकते हैं, मतलब जो भी लिखें वो याद रखें तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर ये तीन भी याद हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे आप सेफ साइड के लिए सारे ही याद कर लें, जितने एग्जाम्पल है सब याद कर लें आप, ज्यादा तो है नहीं, सब में दो दो एग्जाम्पल हैं बस। अब आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें हमारा जेई मेन 2025 जो लास्ट ईयर का जेई था उसी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 4 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट को। देखें पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया, एनिलीन वाटर मिक्सचर से एनिलीन हटाना है। तो एनिलीन वाटर कहाँ था हमारा, स्टीम डिस्टिलेशन में, तो 1 का 4 हो गया, ये हमारा 4th के साथ मैच हो जाएगा। बी ग्लिसरॉल स्पेंट लाई, अभी जस्ट कराया है, ग्लिसरॉल स्पेंट लाई कहाँ यूज करते थे जल्दी से बता दें, वैक्यूम डिस्टिलेशन। और वैक्यूम डिस्टिलेशन को ही कहते हैं डिस्टिलेशन एट रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर कम कर दिया, यही वैक्यूम डिस्टिलेशन है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्या है, क्लोरोफॉर्म एनिलीन और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सेकेंड। क्लोरोफॉर्म एनिलीन सिंपल डिस्टिलेशन। सारे मैच हो गए कि नहीं हो, क्या मुश्किल सवाल था ये, सारे ऑप्शन वही थे कि नहीं थे। अब यही ऑप्शन बार बार रखता है वो, है ना। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम ईयर जेईई मेन 2025 में ही 2 अप्रैल को ये क्वेश्चन जो है ये हमारा 4 अप्रैल को आया था और ये हमारा 2 अप्रैल को, मतलब एक ही साल देखें 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया और लगभग सेम क्वेश्चन है, कुछ खास फर्क नहीं है। देखें आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत करें। देखें एक ही साल में 2 बार 3 बार हो सकता है आपको सवाल देखने को मिले। अब देखें सिंपल डिस्टिलेशन, आप देख लें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन याद करने बोला था क्या, इंपॉर्टेंट बोला था क्या, 1 का मैच हो गया 3 से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह के लिए यूज करते हैं क्या, बेहद आसान। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि वैक्यूम वाले की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वैक्यूम वाले की बात हो रही है। तो यहां पर क्या था हमारा, वैक्यूम ग्लिसरॉल प्लस स्पेंट लाई, याद करें आप, यही लिखाया था एग्जैक्ट। और स्टीम डिस्टिलेशन याद रखने बोला था, महा इंपॉर्टेंट करके लिखाया था एनिलीन प्लस वाटर। तो याद हो गया कि नहीं हो गया, हर बार वही क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से देखिए। ये जेईई मेन 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, Which of the following statements are correct? Glycerol is purified vacuum distillation because it decomposes at its normal boiling point. बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए 3 जगह है, हमारा ये गलत हो गया, बी को हमने हटा दिया। एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बिल्कुल सही बात है। एनिलीन वाटर जो है वो है ना, एनिलीन वाटर में से एनिलीन हम लोग हटा सकते हैं, किससे, स्टीम डिस्टिलेशन से। एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर, ये गलत हो गया, याद करें हमने लिखाया था स्टीम डिस्टिलेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था वो क्या था, ये स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि स्टीम से आप इसका वेपर बना लें, साथ ही साथ ये वाटर इमिसिबल होना चाहिए। इमिसिबल लिखाया था क्या, यहाँ मिसिबल कर दिया, यानी कि बी गलत हो गया। बी गलत होते ही अपना ये भी गलत, ये भी गलत, ये हमारा सही जवाब आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखें आप, ऐसे ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए 2 स्टेटमेंट पढ़ के। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ देखें फिर से जेईई मेन 2024 में, देखें 25 में 2 क्वेश्चन आए थे इसी तरह के, फिर से देखें वही क्वेश्चन है, लग रहा है वही क्वेश्चन उठा के बार बार डाला जा रहा है, मतलब आप ये क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लें, है ना। अब देखें क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्रूड ऑयल जैसी चीजें खोजेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन में चेंज कर रहे हैं, देखें, है ना।
डिस्टिलेशन यहाँ पर लिखा है, स्पेसिफाई नहीं किया, तो चलिए उसको लास्ट में देखते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन देखते ही एनिलीन प्लस वाटर दिमाग में आता है, ये रहा। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यानी कि वैक्यूम वाला तो ये रहा ग्लिसरॉल। अच्छा, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन यानी कि ये सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहा था। लीजिए सारा का सारा मैच हो गया, एकदम वही ऑप्शन था, एकदम स्लाइड चेंज किया था, थोड़ा सा वेरिएशन। लीजिए अगला सवाल, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इमिशन। लीजिए कहा था जेईई मेन में आया हुआ है सवाल, सीधा स्टीम डिस्टिलेशन अपना आंसर हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है, खटाक से, मतलब फोकट का नंबर है। अगर आपने 10 मिनट समय दे दिया इस टॉपिक को, फोकट का नंबर है। देखिए ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया तो मोलिकुलर फॉर्मूला उठा के डाल दिया। चलिए क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन यानी कि सीधा डिस्टिलेशन जहां लिखा हुआ है, यानी कि ए का क्या हो गया 3, ए का 3 यानी कि 2 ऑप्शन तो चलिए ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब बी देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। बी में एक जगह 1 है, एक जगह 4 है। बी में हमारा देखें एक जगह हेक्सेन है, एक जगह पेंटेन है, तो बस CH2 का फर्क है, होमोलोग है, तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में माइन्यूट चेंज आएगा, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह सकते हैं, बी का 4 कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखें, एनिलीन प्लस वाटर है, ये देखते हैं आपके दिमाग में स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि सी का 1 आया कि नहीं आया। अब सी का 1 चेक कर लीजिए कहाँ है, तो ये नहीं है, जहां बी का 4 है वहीं सी का 1 है, यानी कि आपका ये भी सही था, ये भी सही था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होगा, ये अलग मेथड है, ये डिस्टिलेशन का पार्ट नहीं है। ये आपको नहीं भी आता था, देखें तब भी केवल डिस्टिलेशन की मदद से आप ये क्वेश्चन करके लेके चले गए। इसलिए मैं कहता हूं इसमें डिस्टिलेशन में कुछ कुछ चीजें याद कर लीजिएगा तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने डिस्टिलेशन टॉपिक को जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लिया है। इसी तरह के कुछ और छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।